हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 1 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, नॉट जस्ट पीएसयूज इवन इंडिया इंक लाइक्स आईएएस ऑन बोर्ड इज डायरेक्टर। तो अभी इंडियन एक्सप्रेस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था पिछले दिनों, इसके बारे में न्यूज़ आई थी जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो पीएसयू बोर्ड्स में, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल एफिनिटी वाले लोग होते हैं या तो एक्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो इसी इन्वेस्टिगेशन में आगे इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिवील किया है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी भी जो प्राइम पिकिंग्स होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही होते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी चाहते हैं कि उसके यहाँ जो अपॉइंट हो या तो वो एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों या तो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हो। तो मोर सो व्हेन दे ब्रिंग टू द टेबल एक्सपीरियंस ऑफ द सेक्टर इन विच द कंपनी ऑपरेट्स। तो एक प्राइवेट कॉर्पोरेट डेटाबेस से ये पता चला है कि 2009 से लगभग अब तक 225 रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डायरेक्टर बनाया जा चुका है बोर्ड्स ऑफ प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज में। तो जो प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज है वो भी जो एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको ही प्राइमरी पिकिंग्स की तरह ले रही हैं। 155 IAS ऑफिसर्स, 30 IRS, 18 IPS, 18 फ्रॉम द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड 4 अदर्स। और मैनी केसेस में देखा गया जो मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड होता है 1 साल का, तो उससे भी वो भी नहीं फॉलो किया जाता। मतलब 1 साल से पहले ही वो अपॉइंट हो जाते हैं किसी भी प्राइवेट लिस्टेड कंपनी में एज अ डायरेक्टर। तो ये जो 1 साल वाला पीरियड होता है इससे राहत मिल सकती है अगर आप गवर्नमेंट अप्रूवल ले लो अकॉर्डिंग टू एन ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ द DOPT जो दिसंबर 5 2006 में, इसके तहत अगर आप अप्रूवल ले लो तो आप 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर रिटायर होने के बाद ही आप अपॉइंट हो सकते हो किसी भी प्राइवेट लिस्टेड कंपनी में। ये जो सेकंड न्यूज़ है, स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट्स केप्ट अनचेंज्ड। तो बीच में ऐसी न्यूज़ आई थी अप्रैल के आसपास की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है कि उन्होंने जो स्मॉल इंटरेस्ट सेविंग्स रेट हैं उनको ऐसे घटा दिया है, लेकिन बाद में फिर उन्होंने बोला था नहीं ये सब र्यूमर, ऐसा कुछ नहीं घटाया, वो धोखे से ऐसे नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। इस बार भी देखो तो गवर्नमेंट ने उसको सेम ही रखा है। तो हैविंग विथड्रॉन अ कट इन द रेट सून आफ्टर अनाउंसिंग द सेम इन अप्रैल, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग्स स्कीम के लिए अनचेंज रखेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट में, साथ ही जो लोगों की इनकम से वो भी कम हो रही है। तो लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, लोअर इनकम अर्नर्स को और सीनियर सिटीजन्स को, ताकि वो हायर इंटरेस्ट रेट कमा पाएँ। फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए स्मॉल सेविंग्स इंटरेस्ट रेट को कम रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो किन ऑफ कोविड विक्टिम्स एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन फ्रेम गाइडलाइंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि जो कोविड विक्टिम्स के किन है उनको एक्स ग्रेशिया कुछ दिया जाए। तो ऑब्जर्विंग दैट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी ड्यूटी को फेल किया है और वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को डायरेक्ट किया है टू रिकमेंड गाइडलाइंस विद इन 6 वीक्स फॉर एक्स ग्रेशिया टू फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जिन्होंने भी अपनों को खोया है कोविड-19 में, तो उनकी किन को एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए। और ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है जो कि NDMA के तहत मिली है। तो इट इज़ द स्टैट्यूटरी ड्यूटी कास्ट अपॉन द नेशनल अथॉरिटी कि उसके लिए गाइडलाइंस बनाए ताकि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ तो उनको मिल ही पाए जिन्होंने ऐसे लाइफ लॉस हुआ उनका डिजास्टर की वजह से। तो द ऑर्डर केम ऑन अ बैच ऑफ रिट पिटीशन सीकिंग। अभी सेंटर को डायरेक्शन दिए जा रहे थे, एक पिटीशन फाइल हुई थी कि एक्स ग्रेशिया 4 लाख का दिया जाना चाहिए DMA के तहत उन सारी फैमिलीज़ को जिनके यहाँ कोई जिसकी डेथ होगी कोविड-19 की वजह से। लेकिन बेंच ने अमाउंट नहीं स्पेसिफाई किया। बेंच ने ये बोला कि किसी भी स्टेट या कंट्री के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो सिर्फ वो ये बोलेगा कि फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज होना चाहिए, वो इस बात का अनाउंस नहीं करेगा कि कितने का होना चाहिए। तो बेंच ने रिजेक्ट कर दिया सेंटर का आर्गुमेंट। अब सेंटर ने ये बोला था ये जो DMA है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें जो शेल है सेक्शन 12 में आप उसको मे की तरह इंटरप्रेट करो, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, हम इसको शेल की तरह ही इंटरप्रेट करेंगे क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है कि शेल है। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 12 जो है एक्ट का वो ये कहता है कि नेशनल अथॉरिटी शेल रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय डिजास्टर। तो नेशनल अथॉरिटी गाइडलाइंस बनाएगी उन लोगों को मिनिमम रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो कि इफेक्ट हुए हैं डिजास्टर की वजह से, जिसमें से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड इन द रिलीफ कैंप्स इन रिलेशन टू शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर एंड सैनिटेशन। दूसरा स्पेशल प्रोविजंस विडोज और ऑर्फन्स के लिए। तीसरा एक्स ग्रेशिया, अगर किसी का लॉस ऑफ लाइफ हुआ तो इस थर्ड क्लॉज के तहत लोगों को एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए क्योंकि कोविड-19 के तहत उन्होंने अपने अपनों को खोया है। तो एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एज ऑल्सो असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू हाउसेज एंड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और सच रिलीफ जो भी ज़रूरी हो। तो यहाँ पर पिटिशनर्स ने सेक्शन 12 को इन्वोक किया है कि ये स्टैट्यूट में लिखा है कि आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने नोटिफाइड डिजास्टर माना भी था इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, तो सेक्शन 12 तो इन्वोक हो ही सकता है। लेकिन कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि एक्स ग्रेशिया इतनी फिजिकल अफोर्डेबिलिटी नहीं है स्टेट से सेंटर की, तो कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का ये कहना था
फाइनेंस कमिश्नर यूनियन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है जो हमारे पास फंड्स हैं, नेशनल डिजास्टर और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड्स, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे बजाय कि हम एक्स ग्रेशिया के लिए यूज़ करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको एक्स ग्रेशिया देना पड़ेगा एनडीएमए के अंदर, तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बेंच हाउएवर हेल्ड दैट द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स कांट बी एक्सेप्टेड फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डिजास्टर इज डिफाइंड अंडर in section 2D of the act is a disaster and once it is declared as a notified disaster तो फिर DMA जो 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वो एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे सेंटर स्टैट्यूटरी ऑब्लाइज्ड है कि वो लोगों को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करे। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है मेयर राइट टू चेंज रूलर इज नो गार्ड अगेंस्ट टायरनी। तो ऑथर ने यहाँ पे सीजीआई ने ये बोला है जो 5 साल में इलेक्शन हो जाते हैं, सिर्फ इलेक्शन हो और बाकी सारी चीज़ें ना हो, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि इस यहाँ पे डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस, डे टू डे पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस, क्रिटिसिज्म, वॉइसिंग ऑफ प्रोटेस्ट, तो ये सब कुछ बहुत इंटीग्रल है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। तो वाइल अंडरलाइनिंग दैट जजेस कांट स्टे इन आइवरी कासल्स, ही सेड दैट हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट that the noise amplified on the social media is not necessarily reflective of what is right and what the majority believes in। तो अभी हम इनको एक्सटेंडेबल में पढ़ेंगे तो क्या है। तो रूल ऑफ लॉ में ये बोला है हमारे सीजीआई ने कि द masses have performed their duties reasonably well and now it is the turn of those who are manning the key organs of the state to ponder if they are living up to the constitution amended। तो ऑथर ने बोला है यहाँ पर कि अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो देखें कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला है क्या वो उसे सही से निभा रहे हैं। आइडिया ये है कि पीपल अल्टीमेट सॉवरन है एंड ऑल्सो टू बी फाउंड इन नोशंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनमी। तो पब्लिक डिस्कोर्स जो कि रीजनड है और रीजनेबल हो वो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी ह्यूमन डिग्निटी के लिए और कोई भी डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन उसके लिए। जुडिशरी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ना ही डायरेक्ट किया जा सकता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। नहीं तो जो रूल ऑफ लॉ की बात होती है वो सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाएगा। एट द सेम टाइम जजेस को कभी इमोशनल पिच रह के कोई भी डिसीजन नहीं देना है। जैसे सोशल मीडिया पे कुछ भी शुरू हो जाता है, कोई भी ट्रेंड चल जाता है, तो उसके बेसिस पे जजेस को नहीं आना है। जजेस हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट जो नॉइज़ होती है वो सोशल मीडिया की वजह से एम्पलीफाई हो जाती है, लेकिन जजेस को इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या राइट है और क्या सही है और क्या लॉ के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि न्यू मीडिया टूल्स हैं दैट हैव इनॉर्मस एम्पलीफाइंग एबिलिटी आर इनकेपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड एंड द रियल एंड फेक। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सोशल मीडिया पे मीडिया ट्रायल्स चलने लगते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल पे मीडिया ट्रायल्स चलने लगते हैं, तो मीडिया ट्रायल्स एक गाइडिंग फैक्टर हो जाता है केसेस को डिसाइड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सीजीआई का ये बोलना है, तो यहाँ पे जो जुडिशरी है वो एक्सट्रीमली वाइटल है कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे और ये जो भी एक्सटर्नल एड्स ऑफ प्रेशर है, जैसे ये मीडिया ट्रायल चल रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, तो वाइल देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट द प्रेशर from the executive, it is also imperative to start a disclosure as to how social media trends can affect the institutions। तो social media trends इंस्टीट्यूशंस को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें इस बात से नहीं समझना चाहिए कि जजेस एंड द जुडिशरी नीड टू कम्प्लीटली डिसोशिएट फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन। जजेस किसी आइवरी कासल्स में नहीं रहते हैं और उन्हें ये सोशल इश्यूज़ को भी ध्यान रखना चाहिए, पर साथ ही साथ ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें रियल भी हो सकती हैं, फेक भी हो सकती है। किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करने से सोशल मीडिया पर उस पक्ष में डिसीजन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स डे, यहाँ पर खोरी विलेज है एक फरीदाबाद में, तो उसका डिमोलिशन चल रहा है। तो टेंशन हैज़ बीन राइफ इन खोरी सिंस द सुप्रीम कोर्ट ने जून 7 को डायरेक्ट किया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद को कि आप सारे एसेंशियल मेजर्स लो जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है सब्जेक्ट फॉरेस्ट लैंड को विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो सिविक बॉडी को टास्क दिया गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैश ब्रोकआउट हो गए हैं क्योंकि हरियाणा खोरी विलेज में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके पास राइट्स हैं यहाँ पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंक्रोचमेंट है यहाँ पर अरावली की, तो इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट टू रोप इन प्राइवेट प्लेयर्स टू स्पीड अप वर्क ऑन रूरल नेट प्लान। तो जो भारत नेट है तो उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाने की बात की जा रही है। तो यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे को एक प्लान अप्रूव किया है कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर आया जाए ताकि जो भारत नेट का पेंडिंग प्रोजेक्ट है वो पूरा हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप स्कीम है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को प्रोवाइड की जाए, उसके लिए भारत नेट आया है। इस पार्ट ऑफ द प्लान में पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल होगी जिसमें कंसेशनियर को सेलेक्ट किया जाएगा कॉम्पिटेटिव इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस से, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा क्रिएशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द भारत नेट। तो भारत नेट में 2.5 लाख ग्राम पंचायत को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल देन प्रपोज द प्राइवेट सेक्टर वुड बी इन्वाइटेड टू बिड
सर्कल वाइज फॉर द भारत नेट प्रोजेक्ट, और उसके हिसाब से वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार प्रोवाइड करेगी। तो सरकार लगभग 19,000 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। कंसेशनर 30 साल का साइन किया जाएगा। ऑपरेशनल और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 30 साल के लिए ही कैलकुलेट की जाएगी, और ये माना जा रहा है जो गवर्नमेंट का खर्चा 95,000 करोड़ होता है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चलते जो गवर्नमेंट का खर्चा वो सिर्फ 19,000 करोड़ हो रहा है। अभी इसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है अगस्त 2021, और ऑफिशियल सोर्सेज की माने तो और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें रुकी हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर में दरबार मूव का अकोमोडेशन कैंसिल कर दिया। तो दरबार मूव एम्प्लॉयज़ बेसिकली ये था कि जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, तो उसकी वजह से जो सेक्रेटेरिएट है वो पूरा मूव करना पड़ता था, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता था। तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेंसडे कैंसिल द अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू इट्स दरबार मूव एम्प्लॉयज़ इन जम्मू एंड श्रीनगर, आस्किंग देम टू वैकेट द सेम विद इन 3 वीक्स। अब ज़्यादातर चीज़ें ई ऑफिस बन गया है, ये तो हैज़ कम्प्लीटली ट्रांजिशन टू ई ऑफिस। तो कोविड की वजह से ई ऑफिस में ट्रांजिशन हो गया है, इसलिए जो बाई एनुअल प्रैक्टिस है, तो अब जम्मू और श्रीनगर सेक्रेटेरिएट्स दोनों नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं 12 महीने के लिए, इधर उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, और इससे जो गवर्नमेंट के 200 करोड़ है वो भी बचेंगे, और जो कि यूज़ हो सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शंस। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया था कि कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात का कि बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि इधर से उधर कैपिटल शिफ्ट करना। तो पॉइंटिंग आउट दैट द प्रैक्टिस हैज रिजल्टेड इन वेस्टेज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी ऑन इनएफिशिएंट एंड अननेसेसरी एक्टिविटी। तो ये ऑब्जर्व किया गया था कि स्टेट को ये सारी चीज़ें एसेंशियल यूसेज में डिप्राइव सेक्शंस के बेनिफिट के लिए यूज़ करनी चाहिए, ना कि इन सारी चीज़ों के लिए। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था दैट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट कांट बी डाइवर्टेड टू कंप्लीटली नॉन एसेंशियल यूसेज। जब यूनियन टेरिटरी के लोग को यहाँ तक कि बेसिक नीड्स नहीं मिल रही, फिर आप पैसे खर्चा कर रहे हो। अब पुणे ऑफिशियली बिगेस्ट सिटी बन गया महाराष्ट्र का, तो उसका स्क्वायर एरिया 516.18 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, क्योंकि अब उसमें और कोई नए विलेजेस इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो एक खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिग टेक फर्म्स मस्ट बी डिबेटेड। तो MEA का ये कहना है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है जो बिग टेक जाइंट्स की वो बहुत ज़्यादा कम है। उनके पास सारी पावर तो है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इश्यूज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बिग टेक कंपनीज विच एंजॉय ह्यूज पावर एंड इन्फ्लुएंस मस्ट बी डिबेटेड एंड दे कांट बी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। तो जयशंकर जो हमारे मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला है, एक विगरस डिबेट होनी चाहिए इस बात पे, जो बिग टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में भी और भी वेरियस पार्ट्स में है, वो कैसे एक फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस बन गए हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ज़रूरी हम पूछें कि उनकी इतनी बिग प्रेजेंस है लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है। दे हैव ह्यूज पावर बट वेयर इज़ द अकाउंटेबिलिटी। ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, और भी जगह इशू है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डेटा को हार्वेस्ट करते हैं। आई थिंक दैट्स अ कॉप आउट। उन्होंने बोला है कि जैसे अब इनको कुछ भी बोलो कि आपको IT रूल्स फॉलो करने, ये करने, तो ये हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल देते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक हो रहा है। तो MEA का ये कहना सिर्फ एक कॉप आउट है। ऑब्वियसली इट सर्व्स देयर इंटरेस्ट। साथ ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेड देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स टू दीज इशूज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड द इन्फ्लुएंस कमांडेड बाय द टेक्नोलॉजी जायंट्स। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है कमांड करते हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने USA के प्रेसिडेंट तक को ब्लॉक कर दिया था ट्विटर पे, उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अदर इज टू लुक एट द इन्फ्लुएंस दे कमांड। इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उसमें स्टेट बेस्ड प्लेयर्स का हाथ होता है, लेकिन ये जो टेक जायंट्स जैसे कि ट्विटर जैसे जो कि नॉन स्टेट प्लेयर्स, तो अभी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव नॉन स्टेट प्लेयर्स हु इन सम वेज आर बिगर देन मेनी स्टेट्स। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे EU ने अपना एक सर्टिफिकेट निकाला, EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसमें इन्होंने इंडिया की वैक्सीन को इंक्लूड नहीं किया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को। तो विद द यूरोपियन यूनियन ने एक EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क निकाला है, जिससे जो फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट हो सकता है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में, और भी कंट्रीज से लोग जो आएँ और जो इस फ्रेमवर्क के अंदर वैक्सीन है उनसे इनोकुलेट हो, तो फ्री मूवमेंट होगा। लेकिन उसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं है। तो EU's रेसिस्टेंस इन एक्सेप्टिंग इंडिया मेड वैक्सीन फॉर इट्स वैक्सीनेशन पासपोर्ट, उसकी वजह से न्यू दिल्ली अपनी एक पॉलिसी लेकर आना चाहती है। न्यू दिल्ली ने बोला हम एक रेसिप्रोकल पॉलिसी बनाएंगे और हम EU के लोगों को तभी क्वारंटीन से एग्जम्पशन देंगे जब वो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को एक्सेप्ट करेंगी। तो दिस वुड मीन दैट अनलेस द EU एक्सेप्ट्स कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन सर्टिफिकेट्स, द सर्टिफिकेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड हियर एंड पीपल फ्रॉम द EU विल फेस मैंडेटरी क्वारंटीन अपॉन अराइवल इन इंडिया। तो अगर वो हमारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम भी उनके एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उनको अगर वो इंडिया में अराइव होंगे तो उनको मैंडेटरी क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो वी हैव नोटेड दैट द EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि फ्री मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है, तो वो जुलाई 1 से आ रहा है। लेकिन उनमें से वही वैक्सीन है जो कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने अप्रूव की है, और उनको ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्पशन मिलेगी।
साथ ही जो इंडिविजुअल मेंबर नेशंस फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, फ्रांस, वो अगर मेंबर नेशन चाहे तो अपने कंट्री के लिए वो अलग से इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने कोविशील्ड और कोवैक्सिन को भी ये सारे बेनिफिट्स दिए हैं। तो इंडिविजुअल मेंबर नेशंस हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑल्सो एक्सेप्ट वैक्सीन दैट हैव बीन ऑथोराइज्ड एट द नेशनल लेवल और बाय द WHO। तो EU मेंबर नेशंस ने इंडिविजुअली कंसिडर किया था, जैसे इंडियन ऑफिशियल्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप कोविशील्ड और कोवैक्सिन को भी कर लो, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो वी हैव ऑल्सो कन्वे टू EU मेंबर स्टेट्स दैट इंडिया विल इंस्टीट्यूट रेसिप्रोकल पॉलिसी, जो कि अगर वो इंक्लूड करेंगे तो हम भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ये जो ग्रीन पास स्कीम चलाई है यूरोपियन यूनियन ने, दोज वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड आर अनलाइकली टू बी अलाउड टू ट्रेवल टू EU नेशंस। और अभी जो कोवैक्सिन है वो तो WHO ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अभी उसे अप्रूव भी नहीं किया, पर कोविशील्ड अप्रूव है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने इंक्लूड नहीं किया। अब मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि जो राइट टू रिफ्यूज़ है लोगों का, कि वो वैक्सीन लेने से मना कर सकते हैं क्या। तो the Madras High Court Wednesday expressed doubt on whether the right to refuse the COVID-19 vaccine can be exercised during the pandemic। तो द कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि पैंडमिक में क्या लोग राइट टू रिफ्यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे वो ऐसे डिसेबल्ड हैं तो वो नहीं जा सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर, और साथ ही कुछ लोग हेजिटेंट हैं कि वो जैब लें कि ना लें। तो वैक्सीनेटिंग अ पर्सन में नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट दैट इंडिविजुअल, अब कोई इंसान वैक्सीनेट हो रहा है सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि वो साइलेंट कैरियर भी तो हो सकता है ना, तो वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि लोग वैक्सीनेशन लें। तो व्हेन सच अ लार्जर कॉज ऑफ पब्लिक हेल्थ कम्स इन टू प्ले, तो इट इज़ पॉसिबल दैट अ पर्सन हु हैज़ नॉट टेकिंग द वैक्सीन, भले उसको सिम्टम्स ना दिखे, हो सकता है वो साइलेंट कैरियर हो, तो डाउटफुल है कि राइट टू रिफ्यूज हो सकता है वैक्सीन में या नहीं हो सकता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और साथ ही कोर्ट ने ये भी बोला स्टेट्स को कि आप थोड़े अवेयरनेस कैंपेन चलाएं ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए वैक्सीनेशन जैब्स लेने के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये फर्स्ट वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो CPC है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो उसको 100 साल हो गए, तो उनका सेलिब्रेशन चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन 9 बार, 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम के बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन सेक्शन में भी एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे बिगर बास्केट, इसके बारे में मैंने आपको न्यूज़ बता दी थी कि जो मॉडर्ना है उसके लिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब ऑथर ने बोला अभी कुछ चीज़ें थी जिसमें अभी कॉपरेशन नहीं शुरू हुआ। पहला ये जो इंडिया और जो USA है, अभी उसमें क्लियर नहीं इंडेमनिटी क्लॉज क्या होगा। इंडेमनिटी क्लॉज ये होगा कि अगर कुछ भी एडवर्स रिएक्शंस होते हैं तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तो वो इंडेमनिटी क्लॉज होता है कि उस कंपनी पे कोई भी ऐसे उस कंपनी को कोई सू नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद दूसरा कि कितने नंबर ऑफ शॉट्स जो होंगे इंपोर्ट किए जाएंगे। जो मॉडर्ना की इंडिया पार्टनर वो सिप्ला है। नेवरथेलेस जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल वेव ऑफ ब्रिज ट्रायल से वेवर दे दिया गया, मतलब आपको इंडिया की पॉपुलेशन पे क्लिनिकल ट्रायल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी इन सब चीज़ों पर क्लियरेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गया। अब मल्टीलेटरल फोर्स फॉर गुड, अब जो इंडिया और जो फ्रांस है वो UNSC में चेयर करेंगे जुलाई और अगस्त में रिस्पेक्टिवली। तो फ्रांस एंड इंडिया विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ UN एंडेवर्स एज दे चेयर द सिक्योरिटी काउंसिल इन जुलाई एंड अगस्त रिस्पेक्टिवली। तो ऑथर ने बोला हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी रूल्स बेस्ड मल्टीलेटरल सिस्टम होना चाहिए। जो 21st सेंचुरी में क्राइसिस है उससे डील करने के लिए रूल्स बेस्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, आपको यही सारे वर्ड आंसर राइटिंग में यूज़ करने होते हैं, रूल्स बेस्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। साथ ही अभी कन्वेंशनल राइवलरीज और ट्रांसनेशनल थ्रेट्स हैं, जैसे कि टेररिज्म, इनसिक्योरिटी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही, पैंडेमिक्स, कंटेस्टेशन ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आवर कंट्रीज आर कन्विंस्ड दैट ओनली कोऑर्डिनेटेड ह्यूमन सेंट्रिक रिस्पॉन्सेज कैन इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी। साथ ही में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि एक रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसमें सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दिस रिक्वायर्स रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करे, जो उसका UN चार्टर था उसके अकॉर्डिंग। तो वी एडवोकेट द काउंसिल्स कंसिडरेशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ ए न्यू पावर, जो न्यू पावर्स है उनको भी इंक्लूड किया जाए उसके एक्शन के लिए। जैसे कि फ्रांस फेवर करता है कि काउंसिल को परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों में बढ़ाया जाए। जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और इंडिया, इन चारों को भी परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। जैसे कि इंडिया एक मेजर रिस्पॉन्सिबल पावर है जिसकी परमानेंट प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है काउंसिल टेबल में। अब सिर्फ UNSC में 5 परमानेंट मेंबर्स नहीं रह सकते, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, इनको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है, एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो अफ्रीका है, अफ्रीका की भी इनहेंस प्रेजेंस होने की ज़रूरत है, नॉन परमानेंट मेंबर्स में ही सही पर उनकी भी इनहेंस प्रेजेंस की ज़रूरत है। तो एक्सपेंडेड काउंसिल में लगभग 25 मेंबर्स होने चाहिए। तो इट वुड मेक द सिक्योरिटी काउंसिल ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और साथ ही इसकी अथॉरिटी भी स्ट्रेंथन होगी। साथ ही ऑथर ने बोला एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो ये है
जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि वो एक्शन ले मास एट्रोसिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, लेकिन डेडलॉक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी परमानेंट मेंबर है वो वीटो कर देता है तो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। तो दिस लीड्स अस टू कंसिडर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रिंसिकली अटैच्ड टू द यूज ऑफ द वीटो बाय द परमानेंट मेंबर्स। इन दिस रिगार्ड फ्रांस ने अपोज किया है कि अगर कोई भी मास एट्रोसिटीज़ वाली चीज़ हो तो वहाँ पर परमानेंट मेंबर्स को वीटो का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस प्रपोज्ड अ collective and voluntary agreement among the current permanent members of the Security Council to the effect that they would refrain from using the veto in case of mass atrocities, जैसे कि क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड हो या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो या वॉर क्राइम्स हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ की जा सकती, कोई भी परमानेंट मेंबर वीटो नहीं कर सकता। अभी तक देखें तो 105 कंट्रीज फ्रॉम ऑल कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग सेवरल मेंबर्स ऑफ द G4 ऑफिशियली सपोर्ट दिस एंडेवर हुज गोल इज टू मेक मल्टीलेटरलिज्म मोर एफिशिएंट। तो अभी मेन एम क्या है, जो एक्टिव प्रोटेक्शन होनी चाहिए सिविलियंस की इन कन्फ्लिक्ट एरिया, साथ ही आर्म्स एम्बार्गोज होने चाहिए, स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन स्पेस की, साथ ही मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए पीस कीपिंग मिशंस की, जो कि इंडिया और फ्रांस बहुत ज़्यादा ट्रूप्स भी कंट्रीब्यूट करता है। पीस कीपर्स जो होते हैं, जो यूएन के पीस कीपर्स होते हैं, उसमें भी इंडिया काफ़ी सारी ट्रूप्स करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल थोड़ा बायस्ड है पर हम पढ़ लेते हैं। फोटो अप एंड कॉशनरी टेल। तो ऑथर यहाँ पे सस्पेक्ट करता है द सडन चेंज ऑफ हार्ट। ऑथर ने बोला पहले गुपकार गैंग ये सारी चीज़ें बोली गई कि अब हम नया कश्मीर लेकर आएंगे जिसमें ये जो रीजनल पार्टीज इनकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर साथ ही साथ अभी फिर ऐसी मीटिंग क्यों कर ली, ऑल पार्टी मीटिंग उन गुपकार गैंग के लीडर्स के साथ। तो ऑथर ने बोला ये जो सडन चेंज ऑफ हार्ट है, आई सस्पेक्ट इज पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल शोमैनशिप। ये सिर्फ दिखावा है बाई विच द गवर्नमेंट वॉन्ट्स द वर्ल्ड टू बिलीव दैट इट इज मेकिंग सीरियस एफर्ट्स टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन JNK। तो इससे सिर्फ गवर्नमेंट ये लोगों को दिखाना चाहती, दुनिया को ये दिखाना चाहती कि वो डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहती है जम्मू कश्मीर में। Many experts have wondered if perhaps the government has been nudged into reaching out to the global Gadbandhan at a time when guns are silent along the Indo-Pak border. The government's back-channel diplomacy is a part of larger game plan necessary not only from bringing back a semblance of the democracy in Jammu and Kashmir, but also to send a message to the world that the abrogation of Article 370 was not intended to throttle democracy, but to ensure peace in a region sought to be destabilized by infiltrators and collaborators from within. तो ऑथर ने ये बोला है कि गवर्नमेंट ये मैसेज देना चाहती है वर्ड को, ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी करके मैसेज देना चाहती है कि आर्टिकल 370 हमने इसलिए एब्रोगेट नहीं किया ताकि हम वहाँ पे डेमोक्रेसी को थ्रॉटल कर सकें, बल्कि हमने इसलिए किया ताकि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे स्टेबलाइजेशन आ सके क्योंकि वो वाला रीजन बहुत ज़्यादा डीस्टेबलाइज है इनफिल्ट्रेटर्स की वजह से। दूसरा ऑथर ने ये बोला जो रोड टू डेमोक्रेसी है वो स्टेटहुड से आएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मीटिंग में क्लियर नहीं किया कि वो स्टेटहुड कब दे रहे हैं। उनका पहला एजेंडा ये है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेटहुड की सोचेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मेड इट क्लियर दैट द स्टेटहुड विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर असेंबली इलेक्शंस, उसके बाद ही मिलेगा। तो स्टेटहुड ऑथर ने बोला है अगर स्टेटहुड वुड अमाउंट टू अ रिस्टोरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK फंक्शनिंग लाइक एनी अदर लेजिस्लेचर विद इन द यूनियन। तो ऑथर ने बोला है अगर यहाँ पे बिना स्टेटहुड दिए इलेक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे एजेंडा क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ये है कि दिल्ली मॉडल को यूज़ किया जाए, कैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को एब्सोल्यूट पावर्स दे दिया जाए और सेंटर कंट्रोल कर सके जम्मू और कश्मीर को। द सेकंड इज टू डीलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड होल्ड इलेक्शंस टू द असेंबली देयर आफ्टर। दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज और इसके लिए फिर रीडिटरमाइन किया जाएगा। ऑथर ने बोला है जब सबका 2026 को होगा डीलिमिटेशन, तो आप यहाँ पर डीलिमिटेशन इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं। तो ऑथर ने यहाँ पर भी सस्पेक्ट किया है कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी को फायदा मिल सके इलेक्शंस में, वो इस तरीके से बाउंड्रीज को डिवाइड करेंगे। The timing of the assembly elections was also a matter of conjecture, but it is assumed that this initiative of the union government is part of a larger exercise not only to address the concerns expressed in other jurisdiction, but also a message within India that a constructive dialogue has begun at the instance of the government. तो बस वही मैसेज देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक डायलॉग शुरू कर दिया है। नॉनथेलेस प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन ऑथर ने बोला अभी नहीं लग रहा अभी कोई स्टेटहुड मिलने वाला है, 2024 से पहले तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो इट इज़ लाइकली दैट आफ्टर द इलेक्शंस हो जाएं तो उसके बाद वर्ड विल बी टोल्ड अबाउट द, दुनिया को बताया जाएगा देखो डेमोक्रेसी लेकर आ गए हम जम्मू कश्मीर में, और कैसे गुपकार गैंग की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन लोग ने भी हमारा साथ दिया यहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए। तो गवर्नमेंट होप करती है कि ताकि उसे एक्वलेट्स मिले ग्लोबल कम्युनिटी से कि उन्होंने वापस से डेमोक्रेसी रिस्टोर कर दी है, लेकिन ऑथर ने बोला ये बहुत ही हाईली अनलाइकली है कि स्टेटहुड 2024 से पहले मिले। यहाँ पर यह आर्टिकल बहुत अच्छा है कि हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। तो एन एफिशिएंट एंड वेल ऑइल्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हेल्प्स अ कंट्री पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। पहले ऑथर ने ये बोला है कि बहुत ही अच्छा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है तो वो कंट्री को हर तरीके से मदद करता है, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत पॉलिटिशियंस जो हैं वो बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं, इसलिए वो कभी भी इस फैक्ट को अप्रिशिएट करते ही नहीं है। तो दे आर नियर यूनानिमस इन देयर रिलेक्टेंस टू इम्प्लीमेंट। द सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स दिए थे 2006 में, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है फील्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, वो बहुत सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल वेंचर्स इंडिया में नहीं लेकर आना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छा ही नहीं है। तो कोई भी सेटलमेंट होगा क्रिमिनल, लेबर, सिविल डिस्प्यूट्स का, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए जो हम देख रहे हैं जो चाइना है वहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए जो चाइना की GDP है वो हमसे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि जब 1987 में चाइना और हमारी जो GDP थी वो ऑलमोस्ट इक्वल थी। अब सोशल इम्प्लीकेशंस ये तो हमने देख लिया इसके कि बिजनेस इम्प्लीकेशंस में क्या क्या नुकसान होता है। अब सोशल इम्प्लीकेशंस, अगर क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट देखो NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग, 25,023 केसेस असॉल्ट ऑन विमेन, कुछ रेप केसेस, डाउरी डेथ्स, जो कि अभी पिछले 10 साल से पेंडिंग ही पड़े हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन नीड इंप्रूवमेंट एंड ऑल क्रिमिनल ट्रायल्स मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ ईयर। तो ऑथर ने बोला जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन है उसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सारे क्रिमिनल ट्रायल्स 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए। जो टेक्नोलॉजी है वो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकती है। अलॉन्ग विद प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस स्टेशन है उनको डेली भी बहुत सारे टास्क होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि उनको वेरिफिकेशन प्रोवाइड करना होता है, NOC प्रोवाइड करना होता है, साथ ही क्रूशल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। क्रिमिनल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में उनको कॉपीज देनी होती है FIR की, कंप्लेंट्स, फाइनल रिपोर्ट्स, मतलब उनको ऐसे डे टू डे बहुत सारे टास्क होते हैं। एग्जीबिशंस, फेयर्स, वहाँ पे परमिशंस प्रोवाइड करनी होती है। डोमेस्टिक एम्प्लॉयज़, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर कोई बच्चा स्टडी करने जा रहा है बाहर तो उसको भी सर्टिफिकेट देना होता है। तो लाइसेंस मैंडेटरी होता है हर चीज़ के लिए। अगर आपको वेपन पजेस करना तो उसके लिए लाइसेंस, तो वो भी पुलिस से लेना पड़ता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो और फिर बोला इन सारी चीज़ों में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो ईज ऑफ बिजनेस मीन्स पुलिस स्टेशन डिस्पोज ऑफ दीज रिक्वेस्ट इन अ ट्रांसपेरेंस एंड टाइम बाउंड मैनर। तो ये जो इतने सारे काम होते हैं पुलिस को डेली, तो वो काम बहुत आसानी से हो सकते हैं अगर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो उससे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, टाइम बाउंड मैनर भी रहेगा। बट दीज NOCs एंड वेरिफिकेशन आर नॉट ईजी टू कम बाय। ये सिर्फ आपको छोटी सी चीज़ NOC लेने के लिए, वेरिफिकेशन लेने के लिए, ये भी आपको आसानी से नहीं मिलते। ये जो प्रोसीजर है बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट है और टाइमलाइंस बहुत ही ब्लर्ड है कि कितना टाइम लग जाए कुछ नहीं पता है। इससे करप्ट प्रैक्टिसेस भी बढ़ती है, जैसे कि अभी हमने देखा महाराष्ट्र में एक ऑनगोइंग सागा चल रहा है, जैसे कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर, उनमें एलिज्ड था कि वो कैसे एक्सटॉर्शन करते थे। तो इवन इस पुलिस रिफॉर्म्स आर परस्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ने भी 2006 में कहा था कि पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि टाइम ऑन डिलीवरी हो सके सर्विसेज के सिटीजन्स को। अब सिटीजन्स को NOC के लिए इतना वेट करना पड़ रहा है, तो ये तो फिर ठीक बात नहीं है ना। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो कि टाटा ट्रस्ट ने भी सपोर्ट की थी, तो उसमें जो पोर्टल्स हैं बहुत सारे स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के, कुछ के तो ठीक है लेकिन कुछ के तो काम भी नहीं करते हैं। तो ऑथर ने बोला वेल पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश सीम टू बी डूइंग वेल। द रिपोर्ट मेंशंस दैट डिस्पाइट द पुश फॉर डिजिटाइजेशन नो स्टेट ऑफर द कंप्लीट बुके ऑफ सर्विस। तो कंप्लीट बुके तो कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ जगह तो मिल रहा है, लेकिन कुछ स्टेट्स में तो वो वाली सर्विसेज भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर तो साइन अप के बाद वो जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ प्रोसेस्ड ही होती रहती है। तो क्लियरली टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं सर्विस डिलीवरी के लिए, जो कि आज तक कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया गया बाय द पुलिस लीडरशिप। अगर हम इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 देखें तो कन्फर्म दैट स्टेट्स नीड टू इन्वेस्ट मोर रिसोर्सेज टू अपग्रेड देयर पोर्टल्स। तो पोर्टल्स के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो अपने पोर्टल्स को अपग्रेड कर सकें। और ये जो 45 आइडेंटिफाइड बेसिक सर्विसेज है जो कि मैंने आपको बताया NOC, वेरिफिकेशन, लाइसेंसिंग वगैरह के लिए, तो वो काम आसानी से ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड मैनर में हो सके। ये एक टास्क है जिसमें आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की भी कोई ज़रूरत नहीं, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अपने लेवल पे कर सकती है, पुलिस लीडरशिप कर सकती है। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च हैड वर्कड आउट द टाइमलाइन, लेकिन उसके बाद भी आज तक ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। ईज ऑफ यूज़ होगा, लैंग्वेज जो पोर्टल्स की होनी चाहिए उसमें भी अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो पोर्टल्स है वो इंग्लिश में या तो हिंदी में है, तो इसकी वजह से गैप क्रिएट हो जाता है। इसमें लोकल लैंग्वेज में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑथर ने बोला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 20,000 करोड़ रुपये ईयर मार्क कर दिए थे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस किया जाएगा। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स होगा, पुलिस वायरलेस, प्रिजन्स, ये सारी चीज़ें होंगी ताकि स्टेट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म एक लेकर आ जाए अच्छे से। वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ यंग टेक्नोलॉजी एंथुजियास्टिक पुलिस ऑफिसर्स। ऑथर ने बोला है कि हमारे पास एंथुजियास्टिक पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि ये कॉस्ट इफेक्टिव इनिशिएटिव्स को लेकर लीड कर सकते हैं। जैसे कि पुणे पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल कमिश्नर है जो कि बिट्स प्लानिंग से इंजीनियर है, तो वो ये सारी टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ भी करवा सकते हैं, लीड भी कर सकते हैं। तो गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ओवर
बर्डन पुलिस स्टेशन का काम है उससे डील करने के लिए। तो यूज़र फ्रेंडली सिटीजन पोर्टल से उससे जो सिटीजन्स के ग्रीवांस है वो भी बहुत जल्दी जल्दी हैंडल होंगे। तो पुलिस ने स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे से किया था सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो बीच में पता नहीं कहाँ खो गए। तो ऑथर ने बोला इसका 2 रीज़न मुझे दिखता है कि पुलिस इसको क्यों नहीं अच्छे से कर पा रही टेक्नोलॉजी का यूज़। पहला ये, पुलिस लीडर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज दैट सिटीजन फेस एट द पुलिस स्टेशन। पहला है, पुलिस लीडर्स को समझ नहीं आता कि लोगों को कितने चक्कर काटने पड़ते हैं बार बार पुलिस स्टेशन के, बार बार जाके कि कहाँ तक उनका प्रोसेस पहुंचा, कहाँ पे उनके एनओसी पहुंचा, ये सारी चीज़ें। दूसरा, सिटीजन्स जो हैं वो अकाउंटेबल ही नहीं ठहराते हैं कि लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं तभी तो वो चेंज करें, इसलिए वो टेक्नोलॉजी का कभी उन्होंने यूज़ करना ज़रूरी ही नहीं समझा। तो लाइफ फॉर इंडियंस वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द पुलिस प्रोवाइड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज थ्रू देयर पोर्टल्स। तो जो भारतीय लोगों की ज़िंदगी है वो बदल सकती है अगर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस, वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने पोर्टल्स के थ्रू और प्रोसेसेस और टाइमलाइंस को रिस्पेक्ट करें कि टाइम बाउंड मैनर में। यहाँ पर शरण कुमार लिम्बले, उनकी एक नॉवल थी 2018 की नॉवल सनातन, उसके लिए उनको सरस्वती सम्मान मिला था। तो आप ये नॉन आईएएस एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे व्हाई एपी विल नॉट नेम सस्पेक्ट्स इन माइनर क्राइम्स। तो एसोसिएटेड प्रेस ने ये बोला कि माइनर क्राइम्स में कोई सस्पेक्टेड होगा तो हम उसकी फोटोग्राफ से उसका नेम नहीं छापेंगे। इसका इसलिए उन्होंने बोला है कि इसका बहुत आफ्टर इम्पैक्ट रहता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टोरी को वो हमेशा तो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो न्यूज़ एजेंसी इज नॉट एबल टू फॉलो अप ऑन ईच वन ऑफ देम कि इनिशियल चार्जेस उसके अगेंस्ट हैं, ये एक्विट कर दिया गया है। उसके कारण क्या होता है कि अगर वो एक्विट भी हो जाता है लेकिन कभी न्यूज़ एजेंसी में उसके बारे में आ चुका होता है तो उसको जॉब और आगे की लाइफ जीने में बहुत दिक्कत होती है। तो द एसोसिएटेड प्रेस वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना है जो नॉट आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट्स पे नेम अप्लाइज टू माइनर क्राइम ब्रीफ्स। तो ये सिर्फ माइनर क्राइम्स के लिए ऐसा यूज़ करेंगे, मेजर क्राइम्स में वो सस्पेक्ट का नाम छापेंगे, फोटो छापेंगे, क्योंकि ये तो फिर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। द एजेंसी विल कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स बाई नेम इन स्टोरीज ऑन सिग्निफिकेंट क्राइम्स सच एज मर्डर दैट वुड मेरिट ऑनगोइंग न्यूज़ कवरेज। अभी डिसीजन क्यों मैटर करता है, जैसे कि एसोसिएटेड प्रेस ने पॉइंट आउट किया कि अगर सस्पेक्ट इवेंचुअली एक्विट हो जाता है, वो बरी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंटरनेट पे सर्च करो उसके बारे में तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, न्यूज़ आ जाएंगी, तो ये बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है उस इंडिविजुअल को जो ये सारी चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता है, जॉब ढूंढना चाहता है, या तो फिर किसी इंडिविजुअल या कंपनीज के साथ एसोसिएट होना चाहता है। तो इन सारी चीज़ों के चलते उसको जिंदगी में आगे मूव ऑन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ सर्च इंजन्स एंड ईजी एक्सेस टू आर्काइव न्यूज़ स्टोरीज, तो डिबेट रहती है कि ऐसे सस्पेक्ट्स को नेम करना जहाँ पे ट्रायल से भी ऑनगोइंग है वो उतना ठीक नहीं होता, लेकिन मेजर क्राइम्स में इसलिए ऐसा करना जरूरी होता है क्योंकि ये यूजफुल होता है मेंबर्स ऑफ कस्टमर्स के लिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए हाँ ये सस्पेक्टेड अगर मेजर क्राइम में मर्डर जैसे कुछ चार्जेस हैं। तो ऑथर ने इसको इंडिया से कंपेयर किया, जैसे इंडिया में मीडिया ट्रायल्स हो जाते हैं कि इंसान को पहले ही कन्विक्टेड घोषित कर दिया जाता है भले ही अभी उस पर केस अंडर गोइंग ट्रायल में चल रहा हो। तो देयर हैव बीन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो कि सो कॉल्ड मीडिया ट्रायल्स जिसमें एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर दिया जाता है नॉइजी टेलीविजन स्टूडियोज, बाद में भले उसको कोर्ट एक्विट कर दे लेकिन फिर उसको वो स्टिग्मा बहुत सालों तक अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। तो देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ प्लीज इन कोर्ट सीकिंग रिस्ट्रेंट्स ऑन रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। तो कोर्ट में भी बहुत सारी ऐसी प्लीज आई हैं कि इन केस ये जो रिपोर्ट होते हैं मीडिया पर उनमें थोड़े रिस्ट्रेंट रखा जाए और लोगों की थोड़ी प्राइवेसी भी मेंटेन हो। एक वन रिसेंट एग्जाम्पल है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था 2020 में कि बाय प्रोड्यूसिंग द विक्टिम्स एंड सस्पेक्ट्स बिफोर द मीडिया पुलिस नॉट ओनली वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सस्पेक्ट एज एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर मीडिया ट्रायल्स को भी इनकरेज करता है। तो पुलिस क्या करती है कभी कभी जो सस्पेक्ट होते हैं उनको मीडिया के सामने दिखा देती है, तो उसकी वजह से क्या होता है उस इंसान का आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट तो वायलेट होता ही, साथ में यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनको मीडिया ट्रायल करने के लिए भी इंकरेजमेंट मिल जाती है। तो इट इज़ ट्रू दैट अ जनरल पब्लिक इज एंटाइटल्ड टू नो अबाउट द प्रोग्रेस इन एन इन्वेस्टिगेशन। ये ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, लेकिन ऐसे सस्पेक्ट्स और विक्टिम्स को मीडिया के सामने पेश करना इसका कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है सीआरपीसी के अंदर, तो ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होता है। अब ये है कि ये यूनियन गवर्नमेंट होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो यूनियन गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे बोला आर्टिकल 1 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए बोला गया ताकि फेडरल फीचर्स दिखें यहाँ के विद स्ट्राइकिंगली यूनिटरी फीचर्स। तो भी तमिलनाडु में यूनियन गवर्नमेंट बोल दिया गया था तो उसमें मैटर हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो फेडरल प्रिंसिपल्स को दर्शाता है। तो ironically while BJP leaders wanted an explanation for the DMK's insistence on
यूजिंग यूनियन गवर्नमेंट रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक डिबेट चलती है, लेकिन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दी गई थी और वाइसराय के पास बहुत ही मिनिमम पावर थी। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सब बदल दिया और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर दे दी है, मीन्स यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी है। एक्चुअल पावर्स वेस्टेड विद द यूनियन ऑफ इंडिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और बाद में जो 70 साल कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि यूनियन ने और ज़्यादा पावर असर्व कर ली, जितनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी उससे ज़्यादा, और स्टेट्स की पावर धीरे धीरे करके कम कर दी गई है। तो ऑल दिस मेक्स द कंट्रोवर्सी ओवर अ वर्ड मेयर शैडो बॉक्सिंग। अब यूनियन वर्ड ही क्यों यूज़ किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसलिए यूज़ किया गया था जो इंडियन फेडरेशन है वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द यूनिट। सारे स्टेट्स अपने आके यूनियन ही बनाए, जैसे कि अमेरिका में कि सारे स्टेट्स आए और उन्होंने अमेरिका बनाए, तो ऐसे इंडिया के साथ नहीं, इंडिया है उससे सारे स्टेट्स बने हैं। और दूसरा कंपोनेंट ये है कि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो फेडरेशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अमेरिका में जो स्टेट्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो अपने फेडरेशन से बाहर आ सकते हैं। इसलिए इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए यूनियन यूज़ किया गया है। पहला, इंडियन फेडरेशन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। दूसरा, ये इनके पास कोई राइट नहीं कि सिसीड कर सकते हैं फ्रॉम द फेडरेशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आफ्टर 7 डेकेड फाइट हु डिक्लेयर्स चाइना मलेरिया फ्री। अब चाइना फाइनली मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो गया। तो मलेरिया फ्री डिक्लेयर होने के लिए लगभग 3 साल तक, कॉन्जिक्यूटिव 3 साल तक जीरो इंडिजिनियस केसेस होने चाहिए। साथ ही आप ये दिखा सकें, रिगरस एविडेंस होना चाहिए, और ये भी दिखा सकें कि अगर री इमर्जिंग होगी तो आप ट्रांसमिशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। चाइना 40th टेरिटरी हो गया जो कि मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुआ है बाय द WHO। लास्ट कंट्रीज जिनको मिला था अभी तो एल साल्वाडोर अभी पहला कंट्री था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया, ये भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा अल्जीरिया और अर्जेंटीना। अब वेस्टर्न पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पे चाइना पहला कंट्री है जो कि WHO ने उसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। साथ ही ओनली 3 कंट्रीज इन द रीजन, ओनली अदर कंट्रीज इन द रीजन जिन्होंने एरेडिकेट किया वो ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, सिंगापुर है। 40 कंट्रीज एंड टेरिटरीज, ये मैंने आपको बता दिया, 40 कंट्रीज हो चुके हैं। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा ग्लोबल मलेरिया बर्डन है। प्रोजेक्ट 523 शुरू किया गया था माओ जेडोंग के द्वारा मलेरिया से रिलेटेड ही, चाइना में मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए। प्रोजेक्ट 523 के अंदर जो 2 UU थे, एक चाइनीज साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर की थी आर्टेमिसिनिन। तो आर्टेमिसिनिन क्या है, जो एंटी मलेरियल ड्रग है उसका मोस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट है आर्टेमिसिनिन। तो डॉक्टर टू को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 2015 में। तो अब चाइना मलेरिया फ्री हो गया। तो अब यहाँ पर न्यूज़ है 3.03 लाख करोड़ स्कीम फॉर पावर सेक्टर एफिशिएंसी गेट्स कैबिनेट अप्रूवल। तो 3.03 लाख करोड़ की एक स्कीम लेकर आए हैं ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इससे पहले की जो स्कीम से इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम, सौभाग्य स्कीम, इन सबको इसके अंदर वो मर्ज कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ वही डिस्कॉम्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि अपने लॉसेस को कम करें, क्योंकि जो पावर डिस्कॉम्स हैं बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, फीडर लाइंस की दिक्कतें होती हैं, पावर थेफ्ट की दिक्कतें होती हैं, बहुत सब्सिडाइज रेट पे बिजली दी जाती है, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।